पिछले वीडियोज में अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देख रहे थे। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में जैसे कि हम लोग न्यूक्लियाई में मेंस एडवांस के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। इसके पीछे क्लास में बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा एक न्यूक्लियस का बहुत ही अच्छा रिवीजन क्लास गया होगा। उस रिवीजन वीडियो को देख लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। आज के क्लास को समझने के लिए पीछे जाकर बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ लेना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को भी फिर से पढ़ लेना और नोट कॉपी तैयार रखोगे तो पढ़ने में हेल्पफुल होगा। और बाकी सारे वीडियोज तो हैं ही, जो भी बातें प्रॉब्लम होती हैं नोट्स को पढ़ने में, वीडियोज फिर तुम वापस जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब फ्यूचर में बीएससी एमएससी करना हुआ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना हुआ, बड़े यूनिवर्सिटी तक पहुंचोगे तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने का। तो बहुत हेवी टॉपिक है, लेकिन हम लोग को तो उतना हेवी जानना नहीं है। 12th बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से ही जानना है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब पहले न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें एक हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटकर लाइट न्यूक्लियस में बदलता है और बहुत ही ट्रिमेंडस एनर्जी निकालता है। न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं फिजन रिएक्शन के दौरान। वह न्यूट्रॉन फिर से फोड़ देते हैं न्यूक्लियस को और फिर एनर्जी रिलीज होते रहता है। यह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चैन रिएक्शन की तरह रिपीट होते रहता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त करते हैं हम। अगर इन एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो यही न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनता है। और यही इसी सिस्टम को कुछ करके हम रिएक्टर में इसको एनर्जी को कंट्रोल कर दें तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या जनरेट एक फिक्स्ड कंट्रोल्ड एनर्जी से हम अपना काम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है। जैसा कि बोर्ड पर तुम पीछे देख रहे होगे न्यूक्लियर रिएक्टर का फिगर। तो हम टोटल धीरे धीरे करके इस फिगर को समझाते हैं, ध्यान पूर्वक बच्चों समझोगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फिजन चैम्बर है जिसे कोर बोल रहे हैं। यह एक फिजन चैम्बर है जिसमें मेरा रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। यहाँ पे फिजन फ्यूल है, मतलब वह फ्यूल जिसका फिजन होगा। तो यूरेनियम 235 यहाँ पर यह यूरेनियम 235 है जिसका फिजन रिएक्शन होगा। तो यूरेनियम 235 इनिशियली अनस्टेबल तो है, लेकिन खुद से तो टूटता नहीं है। एक फिक्स्ड स्लो स्पीड का न्यूट्रॉन यह कैप्चर कर लेता है, जिससे यह टूट जाता है। बेरिलियम क्रिप्टन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो अब मैटर यह है बाबू कि अगर इसमें न्यूट्रॉन होगा जो यूरेनियम न्यूक्लियस को फोड़ेगा, उसको विखंडित करेगा, फिजन रिएक्शन कराएगा, उसे स्लो होना पड़ेगा। और जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वह न्यूट्रॉन तो फास्ट स्पीड के निकलेंगे। क्यों बाबू? तो न्यूट्रॉन निकल कहां से रहे हैं? तो न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस किस एनर्जी से बंधा होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी से। किस फोर्स से बंधा होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है? बहुत बड़ा फोर्स है। तो बहुत बड़ा फोर्स जो है उससे जो न्यूट्रॉन टूट कर निकला होगा वह बहुत ही हाई स्पीड का होगा। तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन निकलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के दौरान, लेकिन उन न्यूट्रॉन से हमें फिर से यूरेनियम को तोड़ना है, यानी स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी स्लो, पीछे बताया गया है। तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे बच्चों कि स्पीड न्यूट्रॉन का स्लो होता है। इसके लिए हम करेंगे क्या? तो फास्ट स्पीड का न्यूट्रॉन निकला तो हम लोग मॉडरेटर, यहाँ पे डॉट 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 जो फिगर देख रहे हो वह मॉडरेटर है। मॉडरेटर का कहते हैं अवरोधक। अवरोधक का मतलब वह स्पीड कम करता है न्यूट्रॉन को। यूज क्या होता है? तो वाटर, D2O, ग्रेफाइट, BE इसमें यूज होता है, जो कि इसके थ्रू स्पीड जो है न्यूट्रॉन का कम हो जाता है। मतलब न्यूट्रॉन हाई स्पीड में निकला और D2O से गुजरा तो उसका स्पीड कम हो गया। क्यों बाबू? तो यह सभी न्यूट्रॉन की स्पीड को थर्मल एनर्जी में रख लेंगे और न्यूट्रॉन का एनर्जी कुछ कम कर देंगे तो न्यूट्रॉन का स्पीड कम होगा। तो यहाँ पे देखो बाबू, एक
फ्यूजन चैम्बर है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल है और उसके आसपास मॉडरेटर है। अगर जो न्यूट्रॉन होगा वो उसका स्पीड यह कम कर देगा, स्पीड कम होगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा तो बहुत हेवी मात्रा में एनर्जी निकलेगा जिससे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। लगभग टेम्परेचर 10⁶ केल्विन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इतना हेवी टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, न्यूक्लियस ब्लास्ट कर सकता है। जो चैम्बर है वह ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए चैम्बर को कंटिन्यूअसली हम ठंडा करेंगे। इसलिए इसमें पंप के थ्रू कूलेंट ठंडा करने के लिए इसमें कूलेंट भेजते रहेंगे। बेस्ट कूलेंट तो इसे वाटर ही होता है, लेकिन मोल्टेन सोडियम भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो अब सिस्टम यह है बाबू कि एक चैम्बर है जिसमें फ्यूजन फ्यूल है यूरेनियम 235, वह टूटता है, न्यूट्रॉन निकलते हैं। जो न्यूट्रॉन निकलता है वह हाई स्पीड न्यूट्रॉन होता है। उसके स्पीड को स्लो करने के लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर D2O, ग्रेफाइट, वाटर यह सब रहता है। वह न्यूट्रॉन उसके थ्रू जाता है, अपना एनर्जी उसको गर्म करने में यूज कर देता है और न्यूट्रॉन का स्पीड कम हो जाता है। स्पीड न्यूट्रॉन का कम हो जाता है तो वह फिर से अदर न्यूक्लियस इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, जिसके कारण फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। रिएक्शन बराबर होते रहता है, हमेशा होते रहता है, जिससे बहुत अधिक एनर्जी उत्पन्न होता है। उस एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ के 10⁶ केल्विन का टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हम पंप के थ्रू यहाँ पे कूलेंट भेजते हैं। वह कूलेंट इस तरह से ठंडा पानी यहाँ से जाता है, गर्म पानी फिर इधर से निकल जाता है। अब मैटर यह है बाबू कि कूलेंट में मोल्टेन सोडियम या H2O हम यूज करते हैं। क्लियर है बाबू? अब मैटर यह है बाबू कि अगर हम किसी भी यूरेनियम न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन को फेंकें, मान लो 4 न्यूट्रॉन को फेंकें, तो 4 न्यूट्रॉन जाके 4 गो यूरेनियम न्यूक्लियस को फोड़ दिया होगा। उससे बहुत सारे न्यूट्रॉन और भी निकल रहे होंगे। अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है। किसी रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, किसी रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं प्रति न्यूट्रॉन से। तो एवरेज 2.5 लेके हम लोग चलते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं। तो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है K, इमिटेड न्यूट्रॉन बाय इंसिडेंट न्यूट्रॉन। इसका एग्जांपल समझ लो, मान लो 10 न्यूट्रॉन हम फेंके और 20 निकला तो 20/10। अगर हम 10 न्यूट्रॉन फेंके और 4 निकला तो 4/10। यह मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। यह मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर 1 हो, मतलब 10 फेंके और 10 ही निकला, तो वह क्रिटिकल स्टेट कहा जाता है। और K 1 से बड़ा हो, मतलब फेंके ज्यादा, फेंके कम, निकल गया, इमिट हो गया ज्यादा, तो यह सुपर क्रिटिकल होता है। यूक्रेन में एक बार ऐसा ही घटना घट गया था कि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन फ्री होने लगा था, जिसके कारण न्यूक्लियर चैम्बर जो है ब्लास्ट कर गया था। तो इसलिए यह तो होना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर यह रहा तो हर केस में न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ते जाएगा और ज्यादा यूरेनियम को फोड़े लगेगा, जिसके कारण बहुत एनर्जी हमें प्राप्त होंगी, जिससे रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएगा। और अगर कम प्राप्त हुआ तो 10 गो फेंके और 5 गो निकला, इसका मतलब यह तो एकदम नहीं होना चाहिए। तो इस सब चीजों को, जो न्यूट्रॉन निकल रहा है बाद में, उसको कंट्रोल करना है। हमें कंट्रोल करना है, मतलब हमको 3 न्यूट्रॉन मान लो बच्चों निकल रहा है और हमको 3 से 3 गुना एनर्जी प्राप्त होते जा रहा है। लेकिन हमें एनर्जी को कंट्रोल रखना है। तो कुछ करके हम लोग क्या करेंगे कि उस न्यूट्रॉन को हम लोग कंट्रोल करेंगे, न्यूट्रॉन का संख्या कंट्रोल करेंगे, तो यूरेनियम जो न्यूक्लियस है वो फूटने का संख्या भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल रड डालेंगे। कंट्रोल रड कैडमियम रड या बोरोन रड होता है, कंट्रोल रड। इसमें मान लो न्यूट्रॉन जो है वह ज्यादा फ्री हो गया तो इसमें कैडमियम रड इंसर्ट करेंगे। वह ज्यादा एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितना न्यूट्रॉन हमें चाहिए उतना ही न्यूट्रॉन हम लोग रखेंगे, तो उतना ही हम फ्यूजन रिएक्शन करा सकते हैं। फिर सेफ्टी रड भी यूज कर सकते हैं कि कभी ऐसा हो जाए जो सभी न्यूट्रॉन को सोख कर रिएक्शन को हमको बंद कराना है, तो सेफ्टी रड्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ से जो वाटर यहाँ पे एंट्री कर रहा है, इधर से हम लोग पंप के थ्रू जो कूलेंट भेजे वह अधिक एनर्जी लेकर यहाँ से गर्म पानी आएगा, तो यहाँ जो पानी होगा वह धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा
वह स्टीम इधर स्टीम एट हाई प्रेशर हो जाएंगे, स्टीम एट हाई प्रेशर। वह हाई प्रेशर स्टीम आकर इस टरबाइन को चला देंगे, जिससे मेरा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। इस सिस्टम को भी ठंडा करने के लिए कोल्ड वाटर डाल के हम लोग हॉट वाटर निकालते रहेंगे। फिर यहाँ कोल्ड वाटर डाल के जो हॉट वाटर निकालेंगे, या ठंडा स्टीम आके फिर पानी बन के इसमें एंट्री करेगा, वही पानी फिर स्टीम जनरेट करके स्टीम हाई प्रेशर पे होकर आके टरबाइन को चलाएगा, और इस पानी को स्टीम बनाने के लिए इधर से एनर्जी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यही बाबू सिस्टम है न्यूक्लियर रिएक्टर का। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ से पीछे फिर से वीडियो को देख लेना। लेकिन फिर ध्यान दो बच्चों, एक फिजन का चेम्बर है जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एक हेवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में टूटता है और एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने के दौरान हाई स्पीड न्यूट्रॉन भी इमिट होते हैं। स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हम लोग मॉडरेटर लगाते हैं, क्योंकि स्लो स्पीड न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियर फिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाई स्पीड न्यूट्रॉन उसे पेनिट्रेट करके पार कर जाएंगे। तो मॉडरेटर यूज करके स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग स्लो कर देते हैं। लेकिन यह रिएक्शन होने के दौरान बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी से बहुत तेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए सिस्टम को ठंडा करने के लिए हम इसमें कूलेंट यूज करते हैं। पानी फ्लो कराते हैं, वह पानी यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से पानी आता है, यहाँ से पानी निकलते रहता है। यहाँ जो एनर्जी लेके आ रहा है, उस एनर्जी से इधर का जो पानी है वह स्टीम में जनरेट होने लगता है, और हाई प्रेशर इन स्टीम यहाँ पे बनने लगता है। वह हाई प्रेशर स्टीम आके टरबाइन को चलाता है, उस टरबाइन से हम लोग जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे यह है बाबू कि यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है हमारे डिजायर्ड संख्या से अधिक कम भी हो सकता है। तो अगर अधिक हो जाएगा तो चैन रिएक्शन के थ्रू बहुत मात्रा में एनर्जी निकालते जाएगा, जिसके कारण हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंट्रोल रड रखेंगे, वह कंट्रोल रड कैडमियम का बना हुआ होगा, और वह कैडमियम रड जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एक्सेस न्यूट्रॉन को सोख लेगा, जिससे हम रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बात है बाबू कि हम यूरेनियम के लिए न्यूट्रॉन डालें तो जितना न्यूट्रॉन इंसिडेंट करा रहे हैं, कुछ निकल भी रहा है, तो निकलने वाला डिवाइडेड बाई जो इंसिडेंट करा रहे हैं, वही मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, जो k बराबर 1 पे क्रिटिकल स्टेट होता है बच्चों। अब यहाँ पे जो हम थ्योरी तुम लोग को समझा है, उसमें फ्यूल के जगह पे यूरेनियम 235 हम लोग यूज करते हैं। तो इस फिगर को बढ़िया से बाबू खींच के तुम लोग लिख देना। सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडरेटर क्या है, कूलेंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, कंट्रोल रड, सेफ्टी रड क्या होता है। इस फिगर को तुमको डील कर चुके हैं। इस फिगर में देखो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ा हुआ बहुत सारा बात, पढ़ने में तो खैर इजी लगा होगा, लेकिन है बहुत ही स्पेशल टॉपिक, जो कि बीएससी एमएससी करोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स लोगे, कभी इंजीनियर बनोगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनोगे, तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, बहुत बड़ा रेंज का टॉपिक है। तो अब हम लोग बच्चों यह चैप्टर न्यूक्लियाई चैप्टर लगभग हम लोग का समाप्त हो चुका है। तुम एनसीईआरटी को देख सकते हो, तुमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कराए गए हैं, रिवीजन भी कराए गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं, लिखने का तरीका भी बताया गया। इसके पहले हम एटम चैप्टर भी कराए थे। तो अब बच्चों हम एटम न्यूक्लियाई चैप्टर, जो कि 6-7 मार्क्स का चैप्टर होता है, 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर होता है डिफरेंट बोर्ड में, अब मेरा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट मेरे पास अब ऑप्शंस हैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करने का। रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले क्लास से। तो लाइट में हम लोग का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है बाबू लाइट। उसके लिए बाकी बच्चों को तुम लोग जोड़ो, बाकी बच्चों को कहो कि वह लाइट को पढ़े, क्योंकि बेस्ट अब हमारा टॉपिक आ रहा है 18 नंबर का लाइट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर मिला के 18 नंबर का बोर्ड में टॉपिक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास से। ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चों, हाइड्रोजेनिक एटम होता है कि न्यूक्लियस तो उसके पास प्लस जेडी हो, लेकिन वह सिंगल इलेक्ट्रॉन का हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम को हम हाइड्रोजेनिक एटम कहते हैं। मतलब प्लस जेड ई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक सिंगल ही उस पे
घूमे। जैसे कि हाइड्रोजन एटम तो खैर है ही, अगर हीलियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाए, पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस बनाया जाए, तो भी वह हाइड्रोजेनिक एटम होगा। और डबल आयोनाइज्ड लिथियम बनाया जाए तो भी वह हाइड्रोजेनिक एटम होगा। तो हाइड्रोजेनिक एटम क्या होता है बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। बोर्स मॉडल में कमी अगर लिखने के लिए मिलेगा कभी, तो लिखोगे कि बोर्स मॉडल जो अप्लीकेबल था वह सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम के लिए ही अप्लीकेबल था। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही बोर्स मॉडल अप्लाई होता है। बोर्स मॉडल का दूसरा कमी था कि उसमें ऑर्बिट जो है वह सर्कुलर ऑर्बिट बताया गया था, जो कि फ्यूचर में जाकर हम लोग जाने कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है वह इलिप्टिकल होता है। तो यह 2 पॉइंट्स बोर्स मॉडल के लिमिटेशन में तुम लोग लिख सकते हो। फिर इसके बाद एक बच्चा एक सवाल किया था कि एक पतला सा सोना का गोल्ड फॉइल है, इसमें हम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराएंगे तो जाके इसमें सटेगा तो क्या होगा? तो देखो बाबू, प्लस जेडी है और अल्फा प्लस में है, तो प्लस जाके कभी इसमें सटेगा तो नहीं, क्योंकि इसको तो स्पीड दिए हैं, इधर से फोर्स लग रहा है, तो धीरे धीरे इसका स्पीड कम होते जाएगा इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण, और कहीं ना कहीं जाके इसको रुकना ही है। क्यों रुकना है बच्चों? क्योंकि यहां पर जब जाके इसको सटेगा तो आर बराबर तुम्हारा 0 हो जाएगा, और आर 0 होने के लिए तुमको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R होता है। तो नीचे R 0 करोगे तो इनफाइनाइट एनर्जी तुम्हें चाहिए, तो उतना एनर्जी तो तुम्हारे पास है नहीं। वैसे भी 2 प्लस आपस में मिक्स तबे होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर हम लोग कर दे, पिघला के फ्यूज करा ले, तो ऐसा तो उस सिचुएशन में था नहीं। इस अल्फा पार्टिकल कभी जाके इसमें टकराएगा नहीं, न्यूक्लियस पे जाके सटेगा नहीं, तो वापस इसको रिटर्न करना ही होगा। अगर दूर होगा तो अपना दूर से इसे निकल जाएगा, जो कि तुम लोग पढ़े हो, ये सब इम्पैक्ट पैरामीटर ये सब तुम लोग पढ़े हो बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग देखो बच्चों, या जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो जो कुछ बच्चे हम पूछे हुए हैं कमेंट सेक्शन में, उस सब टॉपिक को हम बता दिए। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड या झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, वह बच्चे एटम न्यूक्लियाई का अपने 5 इयर्स 10 इयर्स का क्वेश्चंस देख लेंगे अपने स्टेट में। उसे उम्मीद नहीं है कि कुछ छूटेगा तुमसे। अभी तक वीडियो फॉलो किए होगे तो सब क्वेश्चन तुम बना के ही आ रहे हो, इस बात का गारंटी है। और इवन तुम मेंस में, नीट में, एनडीए में भी क्वेश्चन बनाने योग्य बन चुके हो, केवल थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जो धीरे धीरे तुमको पहुंचा दिया जाएगा उस लेवल तक। अभी नेक्स्ट कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट को। लाइट में हम लोग को पढ़ना है बच्चों रे ऑप्टिक्स। कल 9 बजे से रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है, 1 मंथ का लगभग टॉपिक है, तो अब हम लोग तो लॉकडाउन 3 में आइए गए हैं, तो अच्छा ही टॉपिक करते हैं। और इसके और इन सब के बाद और क्या बोले कि बच्चों मेहनत करो, पढ़ो, खुश रहो, और एक बात जानो कि तुम्हारा धर्म कर्म सब कुछ शिक्षा है, और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा।